गुड इवनिंग, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अंकुर मशिंका, डिपार्टमेंट ऑफ रसायन एंड भेषज कल्पना, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी। आज का हमारा मुख्य टॉपिक भेषज कल्पना पर रहेगा और इस पर भी फुल फोकस होगा कि पीजी की तैयारी में भेषज कल्पना के टॉपिक को कैसे तैयार किया जाए, कैसे पढ़ा जाए कि वो इजी हो जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा भेषज कल्पना के क्वेश्चन इतनी आसानी से गलत होते हैं कि किसमें कितना जल डालना था, किस आचार्य ने क्या बताया था, और इसमें इतने सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं कि हम उस बुक को खोलते ही पहले परेशान हो जाते हैं हमें पढ़ना क्या है और किसी को याद रखना। और एग्जाम में सिंपल चरक का ही रेफरेंस आता है और हम वहाँ सारंगधर का सोच के, सुश्रुत का सोच के आराम से पेपर को गलत करके आ जाते हैं। सबसे चलिए बेसिक पे स्टार्ट करते हैं कि हमको भेषज कल्पना में पढ़ना क्या क्या होता है। पहला भेषज कल्पना का फेमस टॉपिक पंचविध कषाय कल्पना। इसके साथ आपका औसत सेवन काल है, मान प्रकरण है, फिर छोटे छोटे फॉर्मुलेशन आपके जैसे गुग्गुल है, वटी है, आपका अवलेय है। एक क्वेश्चन जो पिछले साल बहुत फेमस रहा, यंत्र उपकरण से आया, उन्होंने एक यंत्र दे दिया, आपके बारे में से डिटेल पूछा। फिर इसी पे बात करेंगे कि आजकल भी जो भेषज कल्पना में बहुत सारे चैप्टर आपने बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे आपने नोट्स में पढ़े होंगे। मेरी आपसे बार बार विनती रहेगी कि आप ज़्यादातर चरक सुश्रुत जो हमारी मेन संहिता है इस पे फोकस करें। इसके साथ अगर आपको कोई एसेसरीज लेके चलनी है भेषज कल्पना में तो आप सारंगधर संहिता को जरूर 1 से 2 रीडिंग आप लगा के चलें। अगर आप सारंगधर संहिता का बेस लेके चलते हैं तो आपके किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम डाउट्स नहीं आने वाले। और इन तीनों के अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो समझिए ना वो आपसे हैंडल होने वाले हैं ना किसी और से हैंडल होने वाले हैं। तो हमारा पहले फोकस क्लियर होना चाहिए, हमें क्या क्या जानना है। तो सबसे पहले आते हैं कि पंचविध कषाय कल्पना क्या है, उसके बारे में जान लें। स्वरस के बारे में जैसे चरक ने खुद ही कहा, यंत्र निष्पीडनात् द्रव्यात् रसः स्वरसः उच्यते। यंत्र से लेके जो भी हम सूखी पत्तियाँ रहती हैं, पत्तियाँ रहती हैं, उसको निचोड़ के जो भी रस निकलता है उसी को स्वरस कहते हैं। इसके बारे में आचार्य ने आधा पल बताया है और जब इसी को पुटपाक स्वरस के थ्रू निकालते हैं तो इसकी मात्रा 1 पल हो जाती है। बस यहाँ पे एक क्वेश्चन इजीली बनता है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि आचार्य क्या पूछना चाह रहे हैं, स्वरस की मात्रा या पुटपाक स्वरस की मात्रा। इस तरह चरक ने एक चीज़ बताया है कि जो भी हमको पंचविध कषाय कल्पना देनी है वो व्याधि आतुर बल अपेक्षणी है। इस बात करें कि ये कोटेशन बहुत पूछा था, व्याधि आतुर बल अपेक्षणी किसके लिए बोला गया है। चरक सूत्र 4 का श्लोक है, पंचविध कषाय कल्पना के लिए बोला गया है। एक क्वेश्चन ये भी बोला गया है कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये मतलब आगे वाला जो है आपका स्वरस है वो गुरु है और आगे की सीरीज में जाते जाते वो लघु हो जाता है। यानी स्वरस सबसे ज़्यादा गुरु है, उसके बाद कल्क, फिर क्वाथ, फिर हिम है और फिर फांट। इन चीज़ों का ध्यान देना, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपके चरक से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर कल्क का आता है, कल्क की मात्रा 1 कर्ष है। क्वाथ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वाथ में होता है कि 1:8 का रेशियो डालना है कि 1:16 का डालना है। मेरे हिसाब से अगर भेषज कल्पना का क्वेश्चन हो, अब सीधा सारंगधर संहिता के तौर पर जाएँ, सारंगधर बताते हैं कि आप 1:16 का रेशियो लीजिए, 1 भाग आपका द्रव्य होगा, 16 गुना जल होगा, उसका अष्टमांश यानी जिसका जो दूसरा यानी 2 पार्ट जो रह जाएगा आप उसका जल बनाइए, वो आपका क्वाथ बन जाएगा। इस पे फिर आता है कि इस पे कि कौन सा स्वरस है, कुछ कल्क के बारे में बताया गया है, कुछ आपके क्वाथ के बारे में, इसमें 10 मूल क्वाथ है, फल त्रिकादि क्वाथ है, इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आपको, या राशना सप्तक क्वाथ है, वो यूजी के सिलेबस में होता है तो आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। इसके बाद आया फांट और हिम। फांट में क्या करते हैं कि और हिम में क्या, फांट 1:4 का है, हिम 1:6 का होता है। अब ये आता है कि फांट और हिम अक्सर भूल जाता है। हिम से आता है हिमालय, जहाँ पे बर्फ़ गिरती हुई, यानी ये जो ठंडी कल्पना क्या है वो हिम है। अभी इसमें आता है कि इसको कैसे याद करें। नॉर्मली क्या होता है, जब हम 16 साल के हो जाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम हिमालय पर घूमने जाएँ। तो 16 साल की इच्छा में हिमालय घूमने जाने की इच्छा होती है कि हम जो पहाड़ी इलाकों में जाना चाहते हैं, तो 1:6 का रेशियो आपका हिम का है। अगर आपको वो याद रहे तो आप फांट 1:4 पर जा सकते हैं। ये एक नॉर्मल से चीज़ आ गई है, ये आपके भेषज कल्पना पे। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको भेषज कल्पना का सबसे फेमस क्वेश्चन ये आ जाता है। इसके बाद आपका औषधि सेवन काल, आपके चरक का, सुश्रुत का, वाग्भट का, सारंगधर का, सब ने अलग अलग बताया हुआ है। मगर मुख्य तौर पे जो आपका चरक ने बताया है और पर फिर सारंगधर ने बताया है 10 और आपका 5 है, इस बात पे आपको फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। और उसमें सारी लाइनों पे ना जाएं। चरक ने जो साथ में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे मुहर मुहर श्वास के लिए बताया, जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इस पर ज़्यादा फोकस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मान प्रकरण में आता है कि कौन से कितना 1 पल होता है, कितना 1 कर्ष होता है, इस पे पर्याय पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। इस सारे चैप्टर्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि सारंगधर की अगर आप संहिता उठाएंगे तो उसने हर एक मान के करीबन 10 से 20 पर्याय दिए हुए हैं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है आप उसको याद कर सकते हैं तो बिल्कुल याद करें, मगर इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आया कि आपको चूर्ण बनाना है। चूर्ण में जैसे बताया गया कि आपका हिंगवाष्टक चूर्ण है, शीतोपलादी है, तालिश आदि चूर्ण है, इसके बारे में है।
सीतोपलादी के बारे में जैसे हमने पहले बताया था, सीतोपलादी। तालीस चूड़ का आता है, हिंगवाष्टक में आता है, प्रथम कंवल के साथ लेना होता है। फिर आप अगर वटी में आएंगे तो आपकी संजीवनी वटी आती है, चित्रकादी वटी आती है। पिछले लेक्चर में जैसे हमने बताया है कि संजीवनी वटी में वसनाभ और भल्लातक होता है, आपका चित्रकादी वटी में मातृलिंग स्वरस की भावना दी जाती है। तो ये जो शास्त्र में जो स्पेसिफिक जो चैप्टर्स बताए गए उसके अंतर्गत क्या क्या है उसके बारे में हमको बहुत ध्यान देना होता है। इसके बाद गुग्गुल कल्पना पे आ गया। गुग्गुल से अभी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आज अभी तक नहीं पूछा गया है, मगर आपको इतना याद रखना है कि संधिवाद में क्या लेते हैं, आम बात में जैसे आपका सिंहनाद गुग्गुल होता है, कहाँ कैसोर गुग्गुल लेते हैं, स्पेसिफिक आपको कल्पना की तरफ याद रख लेना है, और वो भी जो शास्त्र में ज़्यादातर बताई गई है इसमें। और जैसे आपका सप्तामृत लौ है, नवायश लौ है, ये जो लौ कल्पना है ये आपके शास्त्र में दी हुई हैं। इस पर आपको जरूर इसके किस में क्या कंटेंट है, कितना ये रखना है, इस बारे में आपको जरूर अच्छे से याद रखने की ज़रूरत होती है। और भैसेज कल्पना में ज़्यादातर तो इतने छोटे से टॉपिक पे हैं और सारा इसमें डिस्क्रिप्शन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है, इसमें प्रैक्टिकली बना के देखना होता है। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा एक जो फेमस क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से चल रहा है वो होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो यूजी में ना पढ़ाया जाता है ना समझ में आता है, इसलिए जब पीजी की तैयारी करते समय ये टॉपिक आता है तो सबसे ज़्यादा हम कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें हम क्या करें। मैं रिसेंट के अगर पिछले 5-6 साल के पेपर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन बनता है कि ये जो शेड्यूल E1 होता है ये किसके लिए है। शेड्यूल E1 आपके पॉइजनस ड्रग के लिए बनाया गया है, जिसके बाद जब भी आप पीजी में आप कर रहे होते हैं तो कुछ इसमें ऐसे ऐसे ड्रग्स बताए गए हैं जिस पर आपको ट्रायल करने के लिए आपको स्पेसिफिक आपको लेटर लेना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मली मिलता ही नहीं। तो शेड्यूल E1 जरूर आप याद रखिएगा, ये पॉइजनस ड्रग के लिए है, जिसमें भी ऐसे तो 21 ड्रग बताए गए हैं, जिसमें आपका पारद भी है, गौरी पाषाण भी है, मगर इसमें एक ड्रग जो सिंगल है बताते सर्प विष, पशु में सर्प विष लिया गया है, बाकी तो 21 ड्रग हैं, आप उसको ध्यान देने की जरूरत होती है। अब आते हैं ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में, थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट आपका एक 1940 में था इम्प्लीमेंट, और उसमें जब एक्ट बन के 1945 में आया, इसमें छोटी छोटी चीज़ें और आती हैं। MAS मास, इसमें M से होता है मिस ब्रांडेड ड्रग, A से होता है अडल्ट्रेटेड ड्रग, S से होता है स्पूरियस ड्रग। ये छोटे छोटे हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इसका कौन सा सेक्शन है। MAS मास, तो जो मिस ब्रांडेड है वो 33E है, इसके बाद MA अडल्ट्रेटेड आता है 33EE है, और स्पूरियस 33EE है। इस तरह करके आप याद रखेंगे तो आपको बहुत इजीली याद हो सकता है। इसके बाद आपके कुछ सेक्शंस होते हैं कि GMP क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है। इसमें जो ये नॉर्मली वैसे ये शेड्यूल क्या नाम है, शेड्यूल M में बताया गया है, उसमें भी जो हमारे लिए जो आती है वो सेक्शन 4A जो हमारा जो ये ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट को डिवाइड किया गया वो 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। उस चैप्टर के 4A में हमने ड्रग अपने आयुर्वेदिक ASU ड्रग के बारे में बताया है। उस ASU ड्रग में भी देखा जाए तो जो शेड्यूल T आता है उसमें हम अपने रसशाला जो रस औषधियों में जो भी हमको बनाना होता है फार्मेसी, उसमें शेड्यूल T में बताया गया है, और एलोपैथिक ड्रग में शेड्यूल M में बताया गया है। इसी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। फिर एक शेड्यूल आता है शेड्यूल X, जो नार्कोटिक ड्रग्स जो होती है, जिसमें नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट हमारा छापा मारता है, वो किसमें आता है, शेड्यूल X। और एक क्वेश्चन जो बहुत फेमस रहा है शेड्यूल Y, ये क्लिनिकल ट्रायल, जो भी आप पीजी में आके आपको क्लिनिकल ट्रायल करना होता है वो शेड्यूल Y में आता है। तो ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको नॉर्मली ध्यान रखने की जरूरत है, और इसमें अगर आप करेंगे तो आपका ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।